आपका पुलिस अधिनियम 1861 हम शुरू कर रहे हैं। पुलिस अधिनियम 1861। देखिए, पुलिस अधिनियम 1861 जब भी पढ़िए तो आप सबसे पहले सन पर जाइए। आप सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए कि ये कानून किस ईयर में बना। तो आप देख रहे हैं कि यह जो इस कानून का जो निर्माण हुआ वह 1861 में हुआ। तो दूसरा ये उठता है क्वेश्चन, आपका पूछा भी गया है जीएस में भी, कि जब 1861 में इस कानून का निर्माण किया गया और उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, यानी कि आपका उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, यानी कि इस कानून का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया था। तो अगला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को वर्तमान में भारत में इनफोर्स रहने का या प्रवृत्त रहने का या बने रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि आखिर अंग्रेज जितने कानून बनाकर चले गए उनको वर्तमान समय में हम क्यों पढ़ें या भारत में वे क्यों लागू रहें। इसके लिए एक अनुच्छेद आपका जिम्मेदार है और वह अनुच्छेद पहले पढ़ा जाता है 372। यहीं से आप थोड़ा बहुत भूमिका में उठाएंगे। अनुच्छेद 372 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, यानी कि संविधान पूर्व विधियों को एडाप्ट करता है। एडाप्ट मतलब कि अनुकूलन करता है, स्वीकार करता है। अर्थात अगर कोई आपसे पूछे कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को वर्तमान समय में भारत में इनफोर्स रहने का, प्रवृत्त या लागू रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 372। 372 आर्टिकल संविधान में ये बताया गया है कि जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा या इस संविधान के उपबंधों द्वारा किसी संविधान पूर्व किसी कानून को रिपील या निरसित न कर दिया जाए, तब तक वे कानून भारत में इनफोर्स रहेंगे, भारत में लागू रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वह कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को रिपील या समाप्त या निरसित कर सकती हैं, या इस संविधान के अनुसार, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा सक्षम थी कि वह अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रिपील कर दे, निरसित कर दे, अर्थात समाप्त कर दे। तो अगली समस्या आपको ये निकालना है कि क्या पुलिस अधिनियम 1861 क्या विधायिका ने समाप्त किया कि नहीं, या संविधान सभा ने समाप्त किया कि नहीं, यानी कि रिपील किया कि नहीं। तो भाई अगर रिपील हो गया रहता तो हम आज क्यों पढ़ते। तो रिपील नहीं है। अब जो आपका दूसरा एंगल देखना है वह आपका आर्टिकल 395 देखना है। अनुच्छेद 395 दूसरा नियम देखना है। आर्टिकल 395 आपका ये रिपील एंड सेविंग बताता है, यानी कि निरसन और व्यावृत्ति। निरसन का मतलब ये हुआ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने ही, हमारी संविधान सभा ने ही अंग्रेजों द्वारा बनाए गए दो कानूनों को रिपील कर दिया, निरसित कर दिया, अर्थात समाप्त कर दिया।
उसमें आपका पुलिस एक्ट नहीं था, यानी कि पुलिस अधिनियम 1861 को हमारी संविधान सभा ने समाप्त नहीं किया। दो वो जो कानून थे जिसे आपका हमारी संविधान सभा ने समाप्त किया, वह कानून थे, पहला था भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा था आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लेकिन चूंकि पुलिस एक्ट को समाप्त नहीं किया गया, अतः 26 जनवरी 1950 और उसके बाद भी पुलिस अधिनियम भारत में लागू रहा। ये याद रखिए आपका। अब अगला एंगल आपका चलना है, अनुच्छेद 13 का क्लाज 1 चलना है और 32 और 226। देखिए आपका क्या कहा गया है, आर्टिकल 13 का क्लाज 1 भी जोड़ना है और उसमें स्पष्ट जो बातें बताई गई हैं एक एक लाइन जानी जाती हैं। पहला ये जानना है कि अनुच्छेद 13 का क्लाज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में है, संविधान पूर्व विधियों के बारे में है, अर्थात ऐसे कानून के बारे में है जो आपका 26 जनवरी 1950 के बैठिए आगे इधर जो 26 जनवरी 1950 के पहले बनाए गए थे और आज भी भारत में लागू हैं। तो आपको ये देखना है कि आखिर अनुच्छेद 13 का उप अनुच्छेद कहता क्या है। तो ये कहता है कि इस संविधान के लागू होने के पूर्व, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व जितने कानून भारत में इनफोर्स थे मतलब लागू थे, वे कानून उस मात्रा तक वार्ड होंगे, उस सीमा तक शून्य होंगे जिस सीमा तक वे इस भाग के अगेंस्ट में हैं, अर्थात विपरीत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 1950 के पहले के जितने कानून हैं, अगर वह वे कानून हमारे मूल अधिकारों के अगेंस्ट में हैं, तो उस सीमा तक, उस लिमिट तक, उस मात्रा तक वह कानून वार्ड होंगे, बातिल होंगे, अर्थात शून्य होंगे, अर्थात उसका कोई महत्व नहीं होगा। अब समस्या ये आई कि चूंकि पुलिस अधिनियम 1861 भी आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही है, तो क्या पुलिस अधिनियम 1861 की कोई ऐसा सेक्शन है या कोई ऐसी धारा है जिससे कि हमारे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने आपका मूल अधिकारों का विरोधी माना हो, यानी कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना हो। तो ऐसी कोई धारा नहीं है जिसे इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल या आपका फंडामेंटल राइट का वायलेट जो करती हो। अर्थात अगर पूछा जाए कि आपका पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा आपका असंवैधानिक है या इलीगल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अवैध है या शून्य और अकृत है, तो इनमें से कोई नहीं मारिएगा। भरमाव क्वेश्चन आपका बनता है। अब दे देगा कुछ धाराएं और दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं मार कर आना है। अब फिर एक बार कोरिलेशन भी चलते रहना है, क्योंकि आईपीसी भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, एविडेंस भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, सीआरपीसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं है। यानी कि जो ये तीन कानून हम एपीओ में पढ़ेंगे, एकदम दिमाग में याद रखिए, उसको भारत में इनफोर्स रहने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस होगा, संवैधानिक आधार होगा, वह आपका एक अनुच्छेद होगा और वह 372। यानी कि जब भी किसी कानून को पढ़िए,
जो 26 जनवरी 1950 के पहले का है, तो एक बार आपका कम से कम 2-3 अनुच्छेद जरूर पढ़िए। अनुच्छेद 372, 395, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, ये जरूर आपको पढ़ना पड़ता है, एक लाइन ही सही। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब ये देखा जाए कोरिलेट करके, एक क्वेश्चन आपका इस पर बनने का पूरा चांस रहता है। पुलिस अधिनियम की तो कोई धारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। दूसरा आपका ये आया कि क्या सीआरपीसी की किसी धारा को आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है कि नहीं, अवैध घोषित किया गया है कि नहीं, ये नया क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक बना नहीं है। तो आप सेक्शन तो नहीं कहेंगे, लेकिन सेक्शन का क्लास जरूर बताएंगे, और वह आपका बताएंगे सीआरपीसी का सेक्शन 198 के क्लास 2 में कुछ सेक्शन आपका 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है। और वह केस आप याद रखिए, जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि अगर सीआरपीसी में ऐसा क्वेश्चन जाकर पूछे और पूछे कि धारा तो नहीं कि कौन सा प्रावधान, ये नया क्वेश्चन बन सकता, अभी बना नहीं है ये कहीं, तो इसको सतर्क रहना है कि सीआरपीसी का कौन सी धारा का प्रावधान अवैध घोषित सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो 198 का क्लाज 2 किया है। 2 भी पूरी तरह नहीं किया, उसमें कुछ धाराएं थी, तो उसमें से केवल एक धारा किया है, और वह सेक्शन लिखा गया था सेक्शन उसमें। तो जो आपका लिखा गया था आईपीसी का सेक्शन 497, 497 का, वही केवल अवैध घोषित किया है। अब आईपीसी में आइए। क्या आईपीसी में आपका पिछली बार भी जे में 2 क्वेश्चन आया था यूपीजे में, जो बताया जा रहा है आपका, और झारखंड में भी आपका तीनों क्वेश्चन आ गया था एपीओ में, और जो अब बताया जा रहा है कोरिलेट करके, एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। मैं बता दूं, आईपीसी में 3 केस याद रखिएगा और 3 धाराएं, और आपका 1-2 आपका कोटेशन। तो आईपीसी में आपका 2 धाराएं पूरी तरह अवैध घोषित की गई हैं, और एक धारा का कुछ भाग किया गया है। तो प्रयास ये होना चाहिए आपका कि आईपीसी की जितनी धाराएं अवैध हैं उसको लिख लेना चाहिए। आपका पहला सेक्शन हम बता रहे हैं 303, यानी कि आईपीसी की धारा 303 बता रहे हैं। आपका आईपीसी के सेक्शन 303 को मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में अवैध या असंवैधानिक घोषित किया गया। मिट्ठू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, रट कर जाइएगा। ये किस धारा को इलीगल घोषित किया गया आईपीसी के 303 को, 303 को। दूसरा आता है जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें आईपीसी की धारा 497 को, यानी कि 497 को असंवैधानिक घोषित किया गया, अवैध घोषित किया गया। इसमें यूपीजे में 2 मॉडल बना था क्वेश्चन। एक तो केस बना था, तो केस है जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का। मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस दीपक मिश्रा, और इसमें किस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अवैध घोषित किया गया। तो आपका जवाब रहेगा आईपीसी की धारा 497, यानी कि एडल्ट्री के अपराध को। और इसी के साथ आपको जो पढ़ना है, एक सीआरपीसी की भी मैं धारा बताया, और वह धारा है 192 का क्लाज 2।
भाई बताया जाएगा आगे सीआरपीसी में। जो तीसरा आपकी धारा है वह 377 आईपीसी की है। ये भी आपका पूछा। हाँ? 198 विवाह से संबंधित अपराध हैं सीआरपीसी के। अब तीसरा जो आपका क्वेश्चन बना है, नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी 2018 का ही केस है। और इस केस में आईपीसी की धारा 377 के कुछ पार्ट को, कुछ भाग को, यानी कि कुछ अंश को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अवैध घोषित किया गया। तो भाई 3 केस याद रखना आईपीसी में, 3 धाराएं याद रखनी है। और आपका जोसेफ साइन से कोटेशन भी बनता है कि किस केस में कहा गया कि पत्नी पति की प्रॉपर्टी या संपत्ति नहीं है आपका। तो जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया आगे बताया जाएगा। ये आपका यानी कि पुलिस एक्ट की कोई भी धारा इलीगल नहीं है, अवैध नहीं है। आपका सीआरपीसी की एक धारा मिली, 198 का कुछ अंश मिला। आईपीसी में 2 धाराएं पूरी तरह अवैध घोषित हैं और एक धारा का कुछ भाग हैं। इसके बाद आ जाइए, अब एविडेंस में मामला आता है कि क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अल्ट्रा वायरस है या अधिकारातीत है या अवैध हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, द इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 113 यानी कि 113 आपका कह सकते हैं कि वह इलीगल या अल्ट्रा वायरस या अवैध हैं। तो इसको बताया जाएगा 113 को थोड़ा डिटेल में, बस एक लाइन जानी है। अब चारों में एक साथ पढ़ना है पीओ के लिए, कम समय रहता है तो ऐसे ही पढ़िए। चारों कानून दिमाग में अब क्या होने चाहिए, एक साथ घूमने चाहिए। आईपीसी की 3 धाराएं, 3 केस, फिर आपका एविडेंस की एक धारा घूमनी चाहिए और सीआरपीसी की केवल एक धारा अवैध पर 198 और पुलिस एक्ट में कोई धारा अवैध नहीं। यानी कि कुल मिलाकर ये बताया गया, एक लाइन अभी, कि पुलिस जो आपका पुलिस एक्ट 1861 है उसकी कोई धारा अवैध नहीं है और इसको भारत में वर्तमान में इनफोर्स रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस आपका आर्टिकल कौन सा है, संविधान का 372। अब आइए आगे बढ़ा जाए। आपका जो दूसरा मॉडल आपका पूछा जाता है और पिछली बार भी यूपीएपीओ में बन ही गया था क्वेश्चन, वह रिपील सेक्शन या निरसित धारा या ओमिटेड सेक्शन यानी कि लोपित धारा, छुपा लिया गया, लोप मतलब कि छुपा लेना, लोपित धारा या कौन सा सेक्शन समाप्त कर दिया गया है। एक मॉडल आपका ये आपका एपीओ में ऐसा बनता है। तो आपका जो जो धाराएं निरसित हैं, आपका आईपीसी में तो ज़्यादा धाराएं हैं, लिस्ट बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपका एविडेंस में आप लिस्ट बना सकते हैं। एविडेंस के बाद पुलिस एक्ट में, और पुलिस एक्ट कानून जरूर पढ़िए। पहले निरसन समझिए भाई आपका, तब तो बताया जाए। नए लोग देखें भाई, आपका पुराने लोग तो मैंने पढ़े भी हैं एक बार। निरसन निरसन या रिपील का मतलब हुआ समाप्त कर देना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, या तो पूरा सेक्शन ही समाप्त कर दिया जाता है या उसका कुछ शब्द समाप्त किए जाते हैं। तो अगर पूरा सेक्शन आपका समाप्त हो गया तो उसको हम कहते हैं कि पूरी धारा ही क्या हो गई, रिपील या समाप्त या निरसित।
अब क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आपका पिछली बार यूपी एपीओ में एविडेंस में ये क्वेश्चन बना था। देखिए यही छोटी छोटी बातें हैं जो गलत होती हैं, जो शुरुआती दौर में ही बता रहा हूँ मैं। एविडेंस में ये क्वेश्चन बना था और ज़्यादा जो लोग हैं वो ध्यान ही नहीं देते, आपका उन सेक्शनों को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। यही वर्तमान में छोटी छोटी बातें ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बना था, 3 मॉडल मैं बना रहा हूँ कि एविडेंस की कौन सी धारा रिपील है, कौन सी धारा निश्चित है। तो साक्ष्य अधिनियम की जो धारा है वह 2 है, यानी कि द इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 2 आपका रिपील है, निश्चित है, ये याद करके जाना है। दूसरा जो क्वेश्चन इस पर बना है कि सेक्शन 2 को किस ईयर में, सन पूछा गया था, किस सन में एविडेंस की धारा 2 को रिपील किया गया है, निश्चित किया गया है। तो सन अगर पूछे तो 1938, यानी कि 1938। अब तीसरा क्वेश्चन एक नया मॉडल बनाना है। वह नया मॉडल आपको ये दिमाग में रखना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सर्वप्रथम संशोधन किस सन में किया गया, किस ईयर में किया गया या कब किया गया। ये क्वेश्चन अभी नहीं बना है और इसी बेस पर तीसरा क्वेश्चन बनने का चांस है। फिर हम बता रहे हैं, आपका क्वेश्चन ज़्यादा बताए जाएंगे पढ़ाते समय प्री के। पहला क्वेश्चन, कौन सी धारा एविडेंस की रिपील है, 2 किस सन में की गई, पिछली बार यूपीएपीओ ने बनाया तो 1938 में। तीसरा क्वेश्चन, प्रथम बार एविडेंस में अमेंडमेंट कब किया गया, तो वह किया गया 1938 में ही, यानी कि आपका 1938। अब जितने प्रथम बार संशोधन की बातें हैं, 2 बातें और आपका पूछी जाती हैं, सीआरपीसी में भी और आईपीसी में भी। अच्छे से इसको तैयार रखिए, आईपीसी जे में आई थी पिछली बार। अब आपका और जीएस के लिए संविधान भी चलता रह जाए भाई, यानी कि अब 4 कानून एक साथ प्रथम संशोधन तैयार कर लेना है। अगर पुलिस एक्ट में पूछे तो कौन सा सन मारेंगे, 1938। अगर यहीं सीआरपीसी में पूछे तो 1978 मारिएगा, यानी कि सीआरपीसी में सर्वप्रथम संशोधन या अमेंडमेंट कब हुआ, तो 1978 में। यही क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा गया था जे में, और आईपीसी में जाकर बना ही दिया कि आईपीसी में सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ, तो 1870, यानी कि 1870 ईस्वी में। ये पिछली बार जे का क्वेश्चन है कि आईपीसी में सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ, तो 1870 ईस्वी में। और अगर एविडेंस में बता ही दिया गया, अब जीएस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लाइन में रटना है कि संविधान में कब हुआ, तो 1951, यानी कि 1951। यानी कि प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1951। अब आइए आगे, अभी पुलिस एक्ट में आपको पढ़ना है, अभी तो केवल कोरिलेट किया गया, फिर रट कर जाइएगा। एविडेंस की कौन सी धारा रिपील है, 2। इसके बाद आईपीसी में तो भाई आपका काफ़ी है, बताना संभव नहीं है। लेकिन पुलिस एक्ट की 6 धाराएं रिपील हैं। अब उसी में कई बार आपका प्री में क्वेश्चन बनाता है कि देखिए आपका मॉडल पहले बनाया जाए तब आपका क्वेश्चन मॉडल ये बनता है। 2 मॉडल यहाँ कई बार बना है, आप साल पेपर में अगर जाएं देखें तो कई बार ये मॉडल बना है, मैंने आया भी है
कि पुलिस एक्ट की कौन कौन सी धाराएं रिपील हैं, यानी कि निरसित हैं या समाप्त हैं। तो आपका सेक्शन 6 है, सेक्शन 11 है, 38 है, 39 है, 40 है और 41। यानी कि 6 धाराएं रट्टा मार कर जाना, इसमें कोई ये नहीं है। आपका मॉडल भी मैं बता रहा हूँ, देखिए आपका कैसे भरमाऊ क्वेश्चन, 4-5 मॉडल इसमें चलने हैं। फिर एक बार रट्टा मार कर जाइएगा, इसको और कोई उपाय नहीं है। कि पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धाराएं रिपील हैं। तो 6 सेक्शन रिपील हैं, यानी कि 47 में से 47 में से 6 सेक्शन और क्या हो जाएंगे, थोड़ा कम हो जाएंगे, लेकिन चूंकि बीच बीच में सेक्शन जोड़ दिए गए हैं तो लगभग 47 तक ही पहुंच जाएंगे पढ़ते समय, लेकिन 6 सेक्शन आपको नहीं पढ़ना है। अब क्वेश्चन का मॉडल देखिए, 4-5 मॉडल यहाँ बनता है। पहला क्वेश्चन ये बना है कि पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा निरसित है। उसमें दे दिया 5, 6, 7, 8, एक एक ऑप्शन दिया था, तो कौन सी धारा निरसित है, 6 इसमें। दूसरा मॉडल आपका ग्रुप वाइज बनता है कि निम्नलिखित में से कौन पुलिस अधिनियम की धाराएं निरसित हैं। जैसे 6, 7 दे दिया, 5, 6 दे दिया, आपका 6, 11, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार्क कराएंगे, 6, 11। तीसरा मॉडल आपका 3-3 धाराओं का भी दे सकता है, ये भी याद रखिए। इसके बाद 2 क्वेश्चन भरमाऊ बनते हैं जो थोड़ा भ्रम में डालते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुलिस अधिनियम की धारा निरसित है। अब देखिए क्या ऑप्शन देता है, धारा 5 है, 7 है, आपका 12 है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि 5 दे दिया, 7 दे दिया, 12 दे दिया और आपका नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। अब ये भरमाऊ क्वेश्चन है, जो रट कर नहीं जाएगा सोचेगा कोई धारा इसमें से निरसित है, जबकि जितने ऑप्शन हमने बताया उसमें कोई धारा रिपील नहीं है। अब जो आपका अगला क्वेश्चन मॉडल बनता है, अभी 2 मॉडल और, भाई कहीं से गलती न हो, कि पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा निरसित नहीं है। अब नहीं जब आ जाए तब और वो खतरनाक रहता है। सबसे खतरनाक जो रहता है आपका क्वेश्चन कि कौन सही नहीं है। अब उसमें 4 ऑप्शन देगा। ऐसा क्वेश्चन कोई व्यक्ति तभी कर पाएगा जब चारों ऑप्शन उसे आते हों, मैं बता दूं। और जब तक चारों ऑप्शन आपका नहीं आता तब तक आप कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को डील नहीं कर सकते। तो आपका कौन सही कौन निश्चित धारा नहीं है आपका दे देगा, उसमें दे देगा आपका, मान लीजिए 43 दे दिया, 43 दे दिया, 44 दे दिया और एक दे दिया आपका 38। तो कौन सी धारा निरसित है अगर ये पूछे तो इसी में से आपको लिस्ट देखनी है। और कौन सी धारा निरसित नहीं है, तो नहीं वाला में जो आएगा इसमें से 3 धाराएं रहेंगी और एक धारा ऐसी रहेगी जो आपका निरसित नहीं है। जैसे मान लीजिए दे दिया 5, 6, 11, 38, तो जो 5 धारा है 5 वो रिपील नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी धारा रिपील है। आपका दे दिया मान लीजिए 38, 39, 40, उपर्युक्त सभी, ऐसा भी मॉडल बना है। तो अब फिर एक बार लास्ट में रटिए कौन सी धारा निश्चित है। आपका 6, 11, 38, 39, 40, 41। और जाकर साल पेपर आज से शुरू कर दीजिए, पुलिस एक्ट के जितने क्वेश्चन हैं, यानी कि प्रयास करिए कि आज से आप साल पेपर भी शुरू कर दीजिए। अब आगे बढ़ा जाए आपका। अब समस्या ये आया कि 1861 का कानून जब बना
तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है। तो ऐसी दशा में ये इस कानून 1861 ईस्वी में यानी कि 1861 ईस्वी में कानून कैसे बनता था और वर्तमान में कानून कैसे बनता है, दोनों को कोरिलेट करके चलना है। उस समय आपका वायसराय माने गवर्नर जनरल या वायसराय कहिए, उसकी परिषद या काउंसिल होती थी और वो जो काउंसिल या परिषद थी हमारे यहाँ वर्तमान समय में अब लोकसभा और राज्यसभा में विभाजित हो गई है। यानी कि उस समय परिषद या काउंसिल थी जो वर्तमान में हम किससे जोड़ सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो परिषद किसी बिल या विधेयक को पास करती थी और उस समय का जो वायसराय या गवर्नर जनरल होता था वह उस पर अपनी एसेंट देता था, अनुमति प्रदान करता था। जैसे वर्तमान समय में अगर कोई कानून हमारे यहाँ संसद द्वारा बनाना हो तो कैसे बनता है, तो एक बिल या विधेयक पेश किया जाता है अनुच्छेद 107 के तहत। किसके तहत? संविधान के 107। अगर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया तो ज्वाइंट सीटिंग भी बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है अनुच्छेद 108 के तहत। और जब विधेयक पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास एसेंट के लिए भेजा जाता है आर्टिकल 111 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 111 के तहत। तो वर्तमान में इस प्रकार हमारे यहाँ कानून संघ स्तर पर बनता है। तो उस समय ये कानून कैसे बना और कौन सा वह वायसराय था जिसने इस विधेयक पर अपनी एसेंट या अनुमति प्रदान की, किस तारीख को प्रदान की और अधिनियम संख्या क्या था और किस तारीख को ये कानून लागू हुआ। 5 क्वेश्चन और यहाँ से भी आपका पूछा जा चुका है। तो पहला देखा जाए, इस कानून का जो निर्माण किया गया वह यूनियन द्वारा किया गया। पहले यहाँ से शुरुआत किया जाए, यानी कि यह एक संघ का कानून है, यानी कि केंद्रीय कानून है। पहले इस पर आएंगे, कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। पहले ये छोटी छोटी बातें प्री वाली हो जाए, क्योंकि जब आप संघ पर आएंगे तो उसके लिए पूरा संविधान का जो 7वीं अनुसूची है को रिलेट करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन किस सूची में है वो पढ़ना पड़ेगा। एंट्री नंबर तक आपका पूछा जा रहा है और चारों कानून को रिलेट करना पड़ेगा कि पुलिस व्यवस्था किस प्रविष्टि में है। नंबर पूछा जा रहा है वर्तमान समय में। एविडेंस का प्रावधान कहाँ है, सीआरपीसी का कहाँ है और आपका कह सकते हैं कि आईपीसी का कहाँ है। वो चारों आपका एंट्री नंबर और सूची उसको लिखवाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन वर्तमान में ये प्री में नया बन रहा है। तो पहले ये देख लिया जाए, इस कानून का जो निर्माण की तिथि याद रखिए भाई। इस कानून की जो निर्माण की तिथि है 22 मार्च 1861। यानी कि अब समस्या ये आती है कि इस पर आपका 2 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन आपका ये बना कि पुलिस अधिनियम 1861 के निर्माण की तारीख बताइए या कि दिन यह कानून बनकर तैयार हो गया। तो आपका जवाब रहेगा 22 मार्च 1861। दूसरा जो आपका पूछा गया है कि पुलिस अधिनियम पर किस गवर्नर जनरल ने अपनी अनुमति प्रदान की थी, यानी कि उसका नाम याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो लॉर्ड कैनिंग, भाई रटे रहिए, कौन प्रदान किया था। अब इसी को कोरिलेट भी करना है। आपका एक बार क्वेश्चन आईपीसी में भी आया है कि आईपीसी पर किस गवर्नर जनरल ने या वायसराय ने
अपनी अनुमति प्रदान की, तो उस समय भी यही था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग रट कर जाइएगा, चाहे आपका पुलिस एक्ट पूछे या क्या पूछे, आईपीसी। अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है, इस समय जो बन रहा है निर्माण की तिथि, यानी कि किस तारीख को निर्माण हो गया। तो एक बात दिमाग में बैठाए रहिए, जिस तारीख को गवर्नर यानी कि राज्य का मामला है तो राज्यपाल या वायसराय या गवर्नर जनरल या भारत का राष्ट्रपति, अब पूरा लेकर चलिए पुराने और नए कानून, जिस डेट को आपका ये लोग किसी विधेयक पर अपनी एसेंट दे देते हैं, अपनी अनुमति दे देते हैं, तो वही जो तारीख रहती है उस कानून के निर्माण या जन्म की तारीख रहती है, यानी कि उस तारीख को वह कानून जन्म ले लिया, यानी कि उसका निर्माण हो गया। अब समस्या ये आती है कि आखिर लॉर्ड कैनिंग ने किस तारीख को पुलिस अधिनियम को पर अपनी अनुमति प्रदान की, यानी कि साइन करके डेट डाल के, और क्या मार दी होगी आपका सील या मुद्रा, तो वह तारीख याद रखिए 22 मार्च 1861। अब जब भी 22 मार्च पढ़िए तो चूंकि समय कम रहता है, तो जितने एपीओ में है कानून सबके निर्माण की डेट रट्टा मारना है। कुछ चीज़ें रटनी पड़ेगी, वो समझने की बात नहीं है। अब ये डेट वाइज क्या करना पड़ेगा, तो बताइए आईपीसी के निर्माण की तिथि क्या है। आईपीसी किस तारीख को बनकर तैयार हो गई, तो 6 अक्टूबर 1860। आईपीसी कब बनकर तैयार हो गई, निर्माण की तिथि पूछे तो 6 अक्टूबर 1860। फिर आपका इसीलिए इसी तरह पूछ सकता है आपका कि एविडेंस या साक्ष्य अधिनियम का निर्माण कब हुआ, तो ये 15 मार्च 1872। यानी कि अगर यही क्वेश्चन आपका एविडेंस में पूछ ले तो आप क्या मार कर आएंगे, 15 मार्च 1872। और यही क्वेश्चन आपका सीआरपीसी में पूछ ले कि सीआरपीसी 1973 पर आपका किस तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी, तो वह तारीख भी याद रखना है। देखिए तो 25 जनवरी है क्या, 25 जनवरी 1974, 25 जनवरी 1974। तो अब चारों कानून एक साथ तैयार करना, यही प्री का स्टेज मैंने प्री की जो रणनीति अब होनी चाहिए, 2 माह पने 2 माह जो भी बचा हो, ये है कि एक कानून अब पढ़िए और हमेशा आपका सभी कानूनों पर गौर भी करते रहिए। वैसे भी पुलिस एक्ट पढ़ाते पढ़ाते 1/3 आईपीसी कोरिलेट हो जाएगा और 1/3 सीआरपीसी भी, क्योंकि आपका जहाँ जहाँ पुलिस का कार्य सीआरपीसी में पुलिस एक्ट में वो साथ चलेगा, और आईपीसी में जो अपराध हैं और पुलिस एक्ट में जो बातें हैं वो भी आपका क्या चलेंगी, कोरिलेट करके, भले थोड़ा स्पीड में चले। तो आपका भाई 15 मिनट का ब्रेक रहेगा और उसके बाद आपका एविडेंस भी शुरू कर दिया जाए। पहला दिन है, भले थोड़ा स्लो चल रहा हो, स्पीड 1-2 दिन में पकड़ लेंगे भाई, स्पीड में थोड़ा चलता है भाई, 2-3 दिन में स्पीड बनाने में समय लगता है भाई। और भाई जो लोग नए हैं या पुराने हैं, फिर एक बार सूचना ये भी दे दिया जाए, किस क्लास में डेमो वोमो नहीं है, किसी को कोई डेमो नहीं दिया जा रहा है। आप आए हैं कल, 2-4 दिन के अंदर भाई फीस जमा कर दीजिए, पढ़ना हो न पढ़ना हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 2-3 दिन के अंदर आप फीस जमा कर दीजिए, चाहे पुराने लोगों का भी कुछ फीस बाकी है, नए लोग भी। तो आप 2-3 दिन भाई देख सकते हैं, कोई ये नहीं, लेकिन अब ये कहे कि हम डेमो लेंगे तो डेमो वोमो की अब व्यवस्था समाप्त कर दी गई है क्रैश कोर्स में। तो 15 मिनट का ब्रेक रहेगा।